मेरे सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, स्पेशली जो यूपीएसआई में आए हुए हैं, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपने अगले सेट को करने जा रहे हैं। क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है तो समय को गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ में ही बेकार नहीं करना चाहिए। तो चलिए, बिना किसी रोक टोक के शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, और शुरू करते हैं अपने सामान्य हिंदी के सेक्शन के साथ। तो सामान्य हिंदी का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली है, भोजपुरी है, बोडो है, उड़िया है, कौन सी इसमें नहीं है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में भोजपुरी नहीं आती है। और इसी का अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं जो है वो कौन से परिवार से हैं? तो वो है हमारे द्रविड़ परिवार से। द से दक्षिण, द से द्रविड़ परिवार। याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो ये जो है हमारी बघेली जो है वो सौरसैनी से नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल का जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। आदिकाल को, प्रारंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है? तो तनय का पर्यायवाची रात है, पुत्र है, मुझे लगता है शायद इसके 2 ऑप्शंस बाई मिस्टेक कट हो गए हैं, या कट नहीं हुए हैं, इसके इधर साइड होंगे। ये ये है, सागर है या पत्नी है? तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पुत्र। जैसे तनय पुत्र को कहते हैं, और इसी की जगह अगर आपसे तनया पूछ ले या के बाद आकर डंडा भी लगा दे तो वो पुत्री को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के बिना किसी परिवर्तन, मतलब जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन किए प्रयुक्त होते हैं, कोई उनमें बदलाव नहीं किया जाता और हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्न में से कौन सी शब्द तद्भव नहीं है? खाट है, खेत है, क्षत्रिय है, खांसी है। तो इसमें जो क्षत्रिय है ये आपका तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दमन, दही, दूज, दूध। तो इसमें जो तद्भव है वो ऑप्शन नंबर बी दमन नहीं है, यानी दमन जो है वो हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है दबाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, संधि का विलोम शब्द क्या है? यानी संधि का विलोम क्या है? तो संधि के विलोम को हम विग्रह कहते हैं। संधि मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, और विग्रह मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, मतलब विस्तार से बताना, किसी शब्द को विस्तार से लिखना, उसे कहते हैं विग्रह।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? कृपण का विलोम, तो कृपण का जो विलोम होता है वो होता है दानी। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज के संबंध में नहीं है? मतलब अज से जुड़ा हुआ कौन सा शब्द नहीं है? दशरथ के पिता का नाम बकरा है, कमल है या ब्रह्मा है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, कमल, इसे अज नहीं कहते, मतलब अज का पर्यायवाची नहीं है कमल। ठीक है, एक तरह से ये पर्यायवाची शब्द ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? दुर्भक्ष, विषम, दुर्लभ या दुष्कर? तो ऑप्शन नंबर सी, दुर्भक्ष, जो है इसका सही उपयुक्त शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मेहनत, आहार, चाहत या रंगत? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है झुरमुट। फ्रेंड्स, मैं बाकी के ऑप्शंस को बिना एक्सप्लेन किए सिर्फ करेक्ट आंसर पे ही टिक कर रहा हूँ, ताकि आपके जो एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल जो राइट ऑप्शन हो वही आपके दिमाग को हिट करे। क्योंकि सुनने से ऐसा होता है अक्सर, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो अगर चारों ऑप्शंस एक्सप्लेन किए जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रहेगा। इसीलिए सिर्फ सीधा जो करेक्ट आंसर है वही आपके माइंड को हिट करे एग्ज़ाम हॉल में, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सीधा वही सही वाला ऑप्शन ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? आप सभी जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बचपन को ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, इसीलिए ये भाववाचक है। अगला क्वेश्चन है 18, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग है, जैसा वैसा। अगला क्वेश्चन है 19, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। यानी स्वयं जो है कौन से प्रकार का सर्वनाम है? तो ये निजवाचक में आता है। अगला क्वेश्चन है 20, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। और क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वाक्य का चयन कीजिए। जिसमें भाववाच्य है उसका चयन करना है। तो वो है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है भाववाच्य जो जिस वाक्य में होता है उसमें समर्थता या असमर्थता का बोध होता है, यानी किसी काम को कर सकने या ना कर सकने का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है 22, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें भी समर्थता या असमर्थता का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें भी भाववाच्य आएगा। अगला क्वेश्चन है 23, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है उसे कर्मवाच्य ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्थान में उपसर्ग का पता पूछ रहा है, तो उपसर्ग उत है, क्योंकि उत धन स्थान होता है। इसके बाद 25 है क्वेश्चन नंबर, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? किस प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा ना करना या तिलों से तेल का ना निकलना? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, रिपु आंतन की कुंडली करी
जोगिनी चबात, पीवही में पागी मनो, जुवती जलेबी खात। यह कौन सा रस है? तो यहाँ पे बीभत्स रस है, क्योंकि घृणा की बात हो रही है। यहाँ कुंडली की जोगनी मतलब चबात यानी कुछ मांस मतलब खाने वाला वो सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पे बीभत्स यानी घृणा का बोध होगा। अगला क्वेश्चन है 27। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है वो हरिगीति का छंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 है, बातें बड़ी सरस थे, कहते बिहारी छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे, मिलते सबों को में वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। में कौन सा छंद है? इसमें भी आपसे छंद पूछा गया है, कौन सा है? तो इसमें जो छंद है वो वसंत तिलिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जानई को सो काफिर बेपीर। में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका जो है वो यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। बात को बड़ा चढ़ाकर जहाँ कहते हैं वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे आपका आ जाता है पैराग्राफ। और पैराग्राफ को यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आप ये मिस्टेक मत करना, पहले क्वेश्चंस पे नज़र डाल लेना, ताकि पैराग्राफ पढ़ते टाइम वो क्वेश्चंस आपके दिमाग को हिट करते रहें और जहाँ उनका आंसर हो पहले ही आपको पता लग जाता है। तो यहाँ जो अनुच्छेद है वो है, जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है। मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखता है, इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है। किंतु स्थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है। यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है, खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड प्यार करते हैं, परिवारजन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं। नित्य नए मित्र बनते हैं, छेड़छाड़ चलती है, कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत मारपीट हाथापाई तक आ जाती है, परंतु सारा द्वेष, समस्त क्रोध, सारी कड़वाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है। आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठ मीठी मीठी बातें करने का दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मज़ा उड़ाने का ये मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, लुभावना और सुहावना होता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में के इस स्वर्णिम काल का, जो लौट कर आने वाला नहीं है, भरपूर लुत्फ़ उठाए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पहला, विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण, अकेले रह जाने का आतंक, अध्यापक द्वारा दंडित किए जाने का भय, या फिर बचपन में ही अनुशासन सिखाया जाता है, मन की सरल निष्कपट भावना। क्या है? तो यह है मन की सरल निष्कपट भावना, इसका आंसर है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परिवार, विद्यालय एवं मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन है 33, प्रस्तुत गद्यांश में किस पर जोर दिया गया है? स्कूली शिक्षा पर, विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर, या अनुशासन पर, या चरित्र निर्माण पर? तो यहाँ विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर बल दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? वीसलदेव रासो को, पृथ्वीराज रासो को, खुमान रासो को या परमाल रासो को? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? मतलब अशोक के फूल जो निबंध है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। तो ये जो मतलब पंक्ति है ये है आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम किस कृति को हुआ था? मतलब किसको सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था चिदम्बरा को ज्ञानपीठ सबसे पहला। क्वेश्चन नंबर 38 है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी? तो ये मुकरिया लिखी थी भारतेंदु ने। अगला क्वेश्चन है 40, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें लगेगा अल्प विराम यानी कॉमा। ये थे हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चंस। और अब अपना जीएस वाला पोर्शन शुरू करते हैं। तो जीएस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के कौन सी धारा में है? लोक सेवक की परिभाषा। तो लोक सेवक की जो परिभाषा है वो धारा 21 में थी। आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम कितनी महिलाएं होंगी? तो उनमें कम से कम 2 महिलाएं होना चाहिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है? मतलब कितने साल का होने के बाद जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य? तो ये है 70 साल। अगला क्वेश्चन है, केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा था। यानी कौन से केस की ये बात कर रहे हैं जिसमें निजता के अधिकार को बरकरार रखा गया था? तो ये था आपका न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी केस जो था जिसमें आपके निजता के अधिकार को बरकरार रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता है? तो ये निजी यानी प्राइवेट प्राधिकरणों पे लागू नहीं होता है, ये सिर्फ सरकारी प्राधिकरणों पे ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका धारा 4 के तहत परिभाषित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है, अत्याधुनिक गति से मोटर वाहन चलाना कौन सी धारा के तहत दंडनीय है? तो ये है धारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की 183 धारा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। तो कौन सी धारा के तहत? धारा 16 के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया था, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालानुक्रमिक प्रलेखन, यानी चेन ऑफ कस्टडी, जिसके तहत सबूतों को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में पहली बार कब हुई थी? तो ये है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? राष्ट्रपति को, संसद को, या राज्यपाल को, या राज्य विधानमंडल को? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद के पास ये शक्ति। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता को एक्सप्लेन करता है। अगला क्वेश्चन है 13, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और उसमें सुधार करना एक क्या है? मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या व्यक्ति अधिकार है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है केवल भारत की संसद के पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 131। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान 44 में संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा के रूप में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया था। कौन से आर्टिकल में? मतलब कहने का ये है, पहले मूल संविधान में जो आर्टिकल नंबर 31 के क्लॉज 1 में जो कंटेंट था, वो कंटेंट अब कौन से आर्टिकल में पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 300A में, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो हमारा पहले मौलिक अधिकार था, अब वो विधिक अधिकार बन गया है। यानी 31(1) में पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकारों में आता था, लेकिन अब उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के आर्टिकल नंबर 300A की विषय वस्तु बना दिया है, और आर्टिकल नंबर 300A में हमारा संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार में आने लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं? कौन से भाग में इमरजेंसी है? तो ये है हमारा भाग 18, जो हमारे इमरजेंसी के प्रावधान है वो 18वें भाग में है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है? तो ये हमारी जो विषय वस्तु है वो पहली अनुसूची की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है? 11वीं अनुसूची में शामिल गौण वनोपज है, या विदेशी ऋण है, या भारत की सुरक्षा है, या प्रमुख बंदरगाह हैं? तो इसमें जो गौण वनोपज है ये हमारी 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? यानी पहले संविधान संशोधन से हमने क्या जोड़ा था? तो वो जोड़ा था हमने 9वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है, कन्वेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसको उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो ये है हमारा कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रियोल, जिसे नीला थोथा कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है कॉपर सल्फेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? तो ये है क्षय रोग, जो संक्रमणशील रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? तो ये हमारा गूदेदार पादप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और दूसरा कौन सा महाकाव्य है? वो है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में, बंगाल विभाजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का अर्थ है उत्पादों और सेवाओं का दूसरे के ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग? तो इसको कहते हैं ट्रेडमार्क उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो हम्पी को 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 30, किसानों के लिए किस राज्य ने रायथू बंधु योजना शुरू की थी? तो ये की थी हमारे तेलंगाना ने, रायथू बंधु योजना। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया है? तो ये है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? भारत के किस जिले में? तो ये है हमारा उत्तर पूर्व दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक वैधानिक निकाय है? यानी जो संवैधानिक नहीं है, जिसका संविधान में जिक्र नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, नीति आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है। तो ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डिजास्टर से रिलेटेड जो है वो हमारा वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। और अगला क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो परिसीमन आयोग जो है वो
1952 में गठित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी? तो दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति जो थी वो 1979 में हुई थी। जिस वर्ष बैंकिंग का जो दूसरा चरण था जिसमें बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी वर्ष हमारे जो है ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी स्थापना हुई थी। आपको पता होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था। तो जो दूसरा वाला चरण था जो 1979 में हुआ था, उसी वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दूसरा वाला जो था उसकी स्थापना की गई थी। मैं सिर्फ याद करने के लिए इसको एक दूसरे फैक्ट से जोड़ना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बता रहा हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे। राष्ट्रीय की संप्रभु शक्ति जिसके तहत निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जा सकता है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रख्यात डोमेन की शक्ति, जिसके तहत हम निजी संपत्ति को भी सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर सकते हैं। हम नहीं, मतलब हमारी संसद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल Z का कमांड क्या शॉर्टकट है? मतलब कंट्रोल Z करके हम क्या कर सकते हैं? जैसे MS वर्ड का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक शॉर्टकट कमांड यूज़ की जाती है Ctrl+Z। वो किस लिए है? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या जूम मैग्नीफिकेशन को संयोजित करने के लिए, या पिछली क्रिया को पूर्वतः अंडू करने के लिए, या टेक्स्ट को मध्य के रेखा संरेखित करने के लिए। मतलब अंडरलाइन करने के लिए, या अंडू करने के लिए, या जूम करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+Z? तो इसको हम अंडू के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो हमने डिलीट कर दी उसको दोबारा से अगर लाना है तो अंडू कर सकते हैं। अंडू मतलब Ctrl+Z। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबद्ध देश है? म्यांमार है, चीन है, पाकिस्तान है, या भूटान है? तो भूटान जो है हमारा वो लैंडलॉक कंट्री है। भारत के नक्शे में भूटान सबसे ऊपर है और उससे ऊपर है चीन। तो ये मतलब इसकी सीमा जो है वो समुद्री सीमा नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद के उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाला हिस्सा जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। कितने जिलों पर? तो आपको अच्छी तरह से पता है, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी ज़िलों को काट के उत्तराखंड बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है, जब उत्तराखंड बन गया तो उत्तर प्रदेश सरकार का उन ज़िलों पर से राज हट जाना चाहिए। तो हमारा 13 ज़िले हमारी पहुंच के बाहर पहुंच गए थे जब उत्तराखंड बना था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने के साथ S-400 सौदा किया था। मतलब S-400 जो है वो हमने कहाँ से लिया है, किसके साथ ये सौदा किया है? तो इतनी हेल्प तो हमारी रूस ही करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूस। और ये थे हमारे आज के 40 GS के क्वेश्चंस। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए